इसके बाद एक ऐसी थ्योरी की खोज मोस्टली पहले से रहती थी, पर इसके बाद ये हुआ कि इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए तो कुछ ऐसा परफेक्ट होना चाहिए जो कि अभी अर्थ के ऊपर जितने प्रोसेस हैं, जैसे के लिए अभी भी बहुत सारी चीजें गायब थी, जैसे के लिए माउंटेन क्यों बन जाती हैं, तो उसमें भी एक लॉजिक दिया था एल्फ्रेड वेजनर ने। बोला जब पुश करते हैं ना, तो जैसे अमेरिका पुश कर रहा है लाइक टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशियन, दोनों अमेरिका जब पुश करते हैं तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की साइड से पुश कर रहा है तो वहां फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगने के कारण हल्का हल्का फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ये तो मान लिया। तो बोला भाई साहब वो तो छोड़ दो, वहां तो मान लो यहाँ तो बन गई ऐसे, यहाँ तो आपने बता दिया ये माउंटेन ऐसे बनी है, और ये माउंटेन है ये कहां से पैदा हुई, फिर ये माउंटेन कहां से आ गई, यहाँ जो पूरी एल्पाइन चेन है ईरान वगैरह से होते हुए यहाँ तक आती है, जो ये कैसे बन गई, फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई रेंज है वो कैसे बन जाएगी, तो बहुत सारी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ऐसा था कि कोई ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो इन सभी चीजों को एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ उसके बारे में बातें हैं। जियोफिजिसिस्ट ने या जियोग्राफर्स ने स्टडी करना शुरू किया तो उनको दो मेन बातें मिली कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। छोटे मोटे लैंड फॉर्म, वैली बन गई, वैली कहां बनती है, माउंटेन इलाके में बनती है, बट व्हाट आर द मेन लैंड फॉर्म्स जो कि अर्थ के लेवल पे हैं। उन्होंने कहा कि दो टाइप की चीजें हैं हमारे पास, एक तो एल्पाइन चेन है और एक वो उन्होंने जिसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टिनेंटल सील्ड या क्रेटोन, ये सिनोनिम है, नो प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि एल्पाइन चेन भी भाई साहब दो टाइप की हैं, कौन कौन सी, एंडीज, रॉकीज, ठीक है, इवन हिमालयाज भी लगा लो, जो कि कॉन्टिनेंट के पुश होने से बनती हैं, समझ में आती है। दो जो उनको उन्होंने नाम दिया था एक्टिव एल्पाइन चेन, कि ये एक्टिवली अभी भी और बढ़ रही है, अभी भी और बन रही है। पर उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी माउंटेन है जिनको अभी प्रेजेंट के हिसाब से एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। अरावली करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये इसको यहाँ पे क्या प्रकट होने को मिला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एप्लेसियन माउंटेन, बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे एल्प्स, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यहाँ पे कुछ माउंटेन है, तो इन सही माउंटेन को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आई। तो उन्होंने इनको नाम उन्होंने कहा कि दीज वर फॉर्म्ड सम टाइम बैक, सम टाइम मतलब लॉन्ग टाइम बैक, और ये उन पुराने कॉन्टिनेंट का केवल पुरानी माउंटेन्स का केवल सेंट्रल पोर्शन, जिसको हम कह सकते हैं उनका रूट बचा है केवल, जो बहुत ही टफ पोर्शन है, ठीक है ना, जो कि अभी तक इरोड नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद उन्होंने नाम दिया कि इसके अलावा कॉन्टिनेंट पे जो बच गया, अभी यहाँ पे छोटे मोटे फीचर देखो, शायद आपको क्या नॉर्मली हमें भी किसी जमाने में नहीं पता था, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, रिलीफ, सॉरी, रिलीफ फीचर्स, ये तो समझते होगे। रिलीफ मतलब ऊपर से जमीन कैसी है कैसी नहीं है उसके डिपेंडिंग ऑन रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स को नॉर्मली ज्योग्राफी में 3 लेवल में बांटते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। आई बात समझे। तो फर्स्ट डिग्री वाले बहुत ही मेजर होते हैं, जैसे माउंटेन का बनना, ट्रेंच का बनना, रिज का बनना, देन देयर इज कॉन्टिनेंटल सील्ड्स हो गई। तो इस लेवल की बात हो रही है अभी। सेकंड डिग्री में जाओगे तो आपको और छोटी चीजें मिलेंगी, जैसे के लिए फॉर एग्जांपल कोई जॉर्ज कैनियन मिल गया, बड़ी वैली मिल गई। थर्ड डिग्री में जाओगे और छोटी चीजें, जैसे के लिए फॉर एग्जांपल आपको पोर्ट होल्स मिल गए, आपको और कोई माइनर फीचर मिल गया, मेंडर मिल गया, जिसकी एज ही बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है, अभी हम कॉन्टिनेंट के लेवल की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट पे दूसरा मेन फीचर उनको देखने को मिला कि अगर भाई माउंटेन्स को छोड़ दे तो देयर इज, जो बचा हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टिनेंटल सील्ड। और इस नाम की भी थोड़ी सी रखने की तरीका है, मन मर्जी नहीं रखा। बोला एल्पाइन चेन्स में तो क्या है, एल्पाइन समथिंग मतलब माउंटेन। ये कहो सर माउंटेन ही क्यों नहीं लिख दिया, मैंने इसे लिख दिया बिकॉज इसका नाम कई बार एल्पाइन ही पेपर में आ जाता है, तो इसी में लिख दिया। और ये सब जो वर्ड है ना वो लैटिन यूरोपियन लैंग्वेजेस से आए हैं, तो थोड़ा देख लेने में कोई बुराई नहीं है, वरना अगर आपको फिर बाद में पता चला तो फिर ये हुआ कि, तो कहा कि ये तो एल्पाइन चेन्स जो है ये तो एक्टिव पोर्शन है, ये एक्टिव नहीं भी है
तो दे वर अर्लियर एक्टिव। जैसे के लिए एप्लेसियन कभी तो बनी होगी ना, अरावली कभी तो बना होगा ना, ठीक है, माउंटेन कभी तो बनी होंगी ना, अभी तो इनएक्टिव है रीजन, ठीक है। तो ये तो एक्टिव रीजन है, और बाकी का जो बच गया वो कैसे टिका हुआ है, तो इसलिए इसको नाम दिया सील्ड। सील्ड हम सभी को पता है ढाल, जो किसी को बचाने के काम आती है, जिसके ऊपर तलवार मारो, गदा मारो, कुल्हाड़ी मारो, वो सब चीज झेल जाती है और आपको बचा के रखती है। तो कॉन्टिनेंटल सील्ड्स मतलब ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, कॉन्टिनेंटल सील्ड्स आर those portions of continent which are very resistant to weathering and erosion, and hence they are just moving or wandering। मतलब मूविंग और वेंडरिंग मतलब वो ना तो कंज्यूम होते हैं और ना ही नए बनते हैं। जैसे कि ओशन फ्लोर में था ना कि ट्रेन्स पे तो कंज्यूम हो गया, रिज पे नया बन गया है, बोला कि ये ना कंज्यूम हो रहे हैं ना नए बन रहे हैं। द ओनली थिंग इज दे आर मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी, इतनी ही बात है, ठीक है। So these are the basically central portions of continents which are very tough or resistant to weathering and erosion। weathering नहीं होगा तो erosion तो फिर कैसे ही हो पाएगा, ठीक है ना। एंड इसलिए उनको नाम दिया गया था कॉन्टिनेंटल सील्ड्स। ये टफ पोर्शन है, ये इस पूरे लैंड मास को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है। सम सील्ड्स आर एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मतलब ऊपर से दिखाई पड़ती है, ऊपर से दिखाई जैसे के लिए मतलब ये नहीं, मतलब समझिए आप मेरी बात को, आप कोस्ट पे होते हो तो कुछ कोस्ट के ऊपर तो ओशियन की रोक दिखाई नहीं पड़ती, उसके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट ढके हुए होते हैं, तो ये एक्सपोज नहीं है ना। और कहीं पे सेडिमेंट ना के बराबर हो तो डायरेक्ट ओशियन की रोक ही दिखाई पड़ेगी ना आपको, तो दैट इज एक्सपोज्ड। और अगर ऊपर सेडिमेंट है तो ये इट इज कवर्ड। तो सेम बात यहाँ पे दिखाई गई है उसने कि कुछ सील्ड्स जो है वो ढकी हुई होती हैं और कुछ सील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सपोज्ड है। तो इसलिए देखो जो येलो वाली है दो ज्यादा एक्सपोज्ड सील्ड्स, इनके ऊपर सेडिमेंट बहुत ही कम है, बट ग्रीन वाली भी सील्ड ही है, ठीक है। अब कहोगे सर ये जो छोड़ दिया इसने ये वाला पोर्शन इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पे सेडिमेंट फोल्ड हो रखे हैं बहुत ज्यादा। दीज आर मेड बाय वोल्केनोज और सेडिमेंट्स जो कि फोल्ड हो रखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सर हिमालय तो बना है तो कॉन्टिनेंट के ऊपर है, मानना कॉन्टिनेंट के ऊपर है, पर जब हिमालय की थ्योरी आप लोग पढ़ोगे तो हिमालय का जो सारे का सारा मटेरियल है दैट मेनली कम्स फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ टेथिस सी, जो कि बहुत ही सैलो सी था, उसका मटेरियल सारे का सारा फोल्ड एक दूसरे के ऊपर, उससे आपका हिमालय बना है, ठीक है ना। सो दिस ये कॉन्टिनेंट पे है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट इट इज नॉट ए कॉन्टिनेंटल सील्ड। हिमालय का इरोजन बहुत फास्ट होता है। आप हिमालयन रिवर्स की रियल लाइफ फोटो निकालते हैं, उनके अंदर सेडिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सील्ड के ऊपर थोड़ी बह के आ रही हैं, ये लूज मटेरियल था, जस्ट फोल्ड हो रखा है माउंटेन की फॉर्म में, इसे ऐसे यहाँ पे हो रखा है, नीचे क्रस्ट तो थोड़ा बहुत था, बाकी फोल्ड हो के बना हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कॉन्टिनेंट्स का पार्ट, बट दीज आर नॉट कॉन्टिनेंटल सील्ड्स, दे आर नॉट सो टफ टू बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल सील्ड्स। देखो डेफिनेशन तो डेफिनेशन रहेगी, आप क्राइटेरिया उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर नॉट द कॉन्टिनेंटल सील्ड्स, दीज आर जस्ट द फोल्डेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। ओके, चलो मैंने कहा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दो का इनाम क्यों लिया? बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स दे इरोड वेरी फास्ट, दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंट टू द विदरिंग एंड इरोजन। तो सील्ड अगर उसकी बनी है तो सील्ड है ही नहीं, फिर वो गायब हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये था आपका, एक दो बार मैंने कुछ एग्जाम में देखा है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सील्ड, व्हाट इज, तो अगर नाम आए क्रेटोन्स बोल लो या सील्ड्स बोल लो, इट इज सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, सिनोनिम है जस्ट।